कि क्या है योजना। ये कौन क्या पहनेगा, सुन कौन क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, ये संविधान में हक दिया गया है। ये असली देशद्रोही, ये असली देश के गद्दार जिन्होंने आज हमारे लोगों का सियासी कत्ल किया है, ये हैं वो लोग। अरे होगी क्यों नहीं, अगर हमारा हक मारा जाएगा होगी क्यों नहीं बुखलाहट, होगी क्यों नहीं बुखलाहट। ये वो लोग हैं जो अपना जमीर बेच चुके हैं, जो अपनी कौमों के गद्दार गिने जाएंगे कल। बड़ा जब वक्त गुलिस्तान के ऊपर खून हमने दिया, आज बाहर आती है कहते चमन तुम्हारा। हक की बात हर किसी की सुनी जाती है। दूसरी बात, इसने कहा कि प्रधानमंत्री कौन सी शाल पे रहे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसकी जो गुस्ताखी उस पे करना, ये इसने एक ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो हमारे देश में, ये देश के प्रधानमंत्री, हर किसी को हक है कौन क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा। ये कौन क्या पहनेगा, सुन कौन क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, ये संविधान में हक दिया गया है। ये इसको वो नहीं बोल सकते कि प्रधानमंत्री क्या नहीं साहब कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री। अरे जनाब आप देखो ना, कल हमारी बेटी बच्ची को उधर वो हिजाब लगा के थी, आपने खुद देखा नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। ये तो देखो, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को बिगेस्ट डेमोक्रेसी आपको वर्ल्ड बोलते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा जमहूरियत है। जमहूरियत की चीज को बोलते हैं जहाँ पे आपको सुना जाता है। और इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, 35 करोड़ पॉपुलेशन है मुसलमानों को। कौन क्या पहनेगा कौन नहीं पहनेगा, ये बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे। आएंगे वो भी एक मुद्दा है। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा ना, मेरे भाई कह रहे हैं कि गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है। हमारा प्रधानमंत्री 1 करोड़ का शाल देगा और मेरा जो दिन में उधर कमाता है रेड़े वाला, वो दिन में बच्चों को शाम को खाने के लिए कुछ नहीं देगा। ये कोई गुस्ताखी है? आते हैं वापस। हमारे साथ और एक मेहमान जुड़ चुके हैं, ये है टीएस टोनी जी, जो कि डीडीसी मेंबर हैं। इनसे बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले वीकी न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। यहाँ पे बता दीजिए, हाल ही में जो ड्राफ्ट आया है, नहीं, ये सवाल से आपका क्या? मैं समझता हूँ कि आज भी जो लोग बीजेपी की तरफदारी करते हैं वो अपने आने वाली नस्लों के कातल बनेंगे। वो कल को हमारे बच्चों को यहाँ पे तवी के पुल पे मारा जा रहा है नौकरियों के बहाने। जो उनको वादा किया था, इसी तवी के पुल के ऊपर उन बच्चों को, हमारी बच्चियों को लाठी चार्ज किया जाता है और करवाती है बीजेपी पीछे बैठ के। हम गालियां दे देते हैं पुलिस को, लेकिन करवाती कौन है? वो बीजेपी। आज भी जिन लोगों को ये हमारा सियासी कत्ल किया है उन्होंने, आज भी देखें, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? ये होता है कि समाज के जो बिल्कुल माइन्यूटेस्ट मिनॉरिटीज़ है उसकी भी आवाज़ उस सियासत के गलियारों में पहुंचे। ये रिप्रेजेंटेशन एश्योर करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन होता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो डिलिमिटेशन कमीशन एक रबर की स्टैंप थी, वो बीजेपी के घर में बैठ के ड्राफ्ट तैयार हुआ। वरना मैं जस्टिस साहिबा को पूछना चाहता हूं कि दयानी कहाँ पड़ता है? यहाँ बहस कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं दयानी कहाँ पड़ता है? दयानी आपको मैं बताता हूं कहाँ पड़ता है। आपको दयानी पटवार का हल्का देखें, यहाँ रामगढ़ को रिजर्व किया, सबसे पहले वहाँ आते हैं। रामगढ़ को रिजर्व किया और वहाँ पे जब गिनती करी, वो रिजर्वेशन की गिनती पूरी नहीं हो रही थी, विजयपुर को रिजर्व होना था। इन्होंने विजयपुर में चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से छलांग लगा के बीजेपी में चले गए थे सुरजीत सिंह सलाथिया, वहाँ पे वक्ती विशेष को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने उसको रिजर्व करने के बजाय रामगढ़ से पहले निकलेगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी बंदा, वो आएगा विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, दूसरी से तीसरी में जाएगा सांबा में, सांबा से 3 किलोमीटर आगे जाके पटवार हल्का डाला जाएगा, किसमें? रामगढ़ में, ताकि वहां से 2 पंचायतें डाली शेड्यूल कास्ट की गिनती बढ़ाने के लिए। तो आप क्या समझते हैं, ये इंसाफ किया या हमारे सियासी लोगों का सियासी कत्ल किया? तो जिनकी मैं आपको ये बताना चाहते हैं, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कोई नहीं है, जिनके अफसर कोई नहीं है, जाटों को, सिखों को, शेड्यूल कास्ट को रामबन से एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी उठा के, वो डिस्ट्रिक्ट वहाँ का जो है वहाँ पे रोटेशन होनी थी, वहाँ से उठा के आपने जम्मू में लाई। ये जम्मू के साथ जाती नहीं की, आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक सीट एक्स्ट्रा देनी थी, क्यों नहीं दी वहाँ पर? आप डीडीसी मेंबर है, लोगों ने आपको चुना है ताकि आप उनकी बात करें। आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, अब आगे का जो लाहे अमल आपका क्या होगा? देखें, हालांकि बड़ी दुनिया कहती है कि ये नॉन चैलेंजेबल रिपोर्ट है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो फिर लाई क्यों है पब्लिक डोमेन में? अगर कुछ चेंज नहीं होगा तो कर लेना था, जैसे हिटलर शाही आप कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सुनी किसकी जा रही है?
देखे ना, जो करप्शन से भरा हुआ आदमी है, जिसको धिक्कारा हर पार्टी ने, और खुद बीजेपी ने उसके खिलाफ गाना गाया। जैसे ही वो बीजेपी में जाता है वो पवित्र हो जाता है। कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन लगाई है कि जहां पे सारे करप्शन के दाग धुल जाते हैं? आपने देखा ना, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया महाराष्ट्र में। वो जो अजीत पवार था, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। पहले इसको बोला कि 23,000 करोड़ की करप्शन है उसके ऊपर। ये बीजेपी मक्कारों की पार्टी बन चुकी है। ये है असली देशद्रोही, ये है असली देश के गद्दार, जिन्होंने आज हमारे लोगों का सियासी कत्ल किया है। ये हैं वो लोग। कह रहे हैं कि देश के गद्दार हैं। ये मैं इसमें एक ही बात कहूँगा, ये बौखलाहट है इन लोगों की, बस और कुछ नहीं। अरे होगी क्यों नहीं? अगर हमारा हक मारा रहेगा, होगी क्यों नहीं बुखलाहट? होगी क्यों नहीं बुखलाहट? ये वो लोग हैं जो अपना जमीर बेच चुके हैं, जो अपनी कौमों के गद्दार गिने जाएंगे कल। मैं हमारे रोशन साहब बैठे हैं बीजेपी से। मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जब 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके तीसरे दिन बाद हमारे सत्यपाल मलिक जी हुआ करते थे गवर्नर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर। जब ये रियासत ही, हम रियासत ही बोलेंगे, हम यूटी नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ऑन रिकॉर्ड है, कि 50,000 नौकरियां यहाँ के नौजवानों को देंगे हम। कहाँ पे है नौकरियां? यहाँ पे तो नौकरियां छीनी जाती है। हमारे जो डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने अपने, जो बेचारा सुबह से शाम, कोई सुबह से शाम बेचारा रेड़े वाला बेचारा मजदूरी करता है और अपने बच्चे को पढ़ाता है, डिग्री करवाता है, उन डिग्री होल्डरों को सड़क पे आपने बिठाया। और यही आपकी जमहूरियत है, यही आपने नया भारत बनाया, यही आपका विकास है। हम इस विकास को दिखाते हैं और आने वाले टाइम आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे क्योंकि मुद्दे जो है बहुत सारे हैं, और अब जो दूसरा मुद्दा है हिजाब के हवाले से अगर बात करें, कर्नाटक की वो बहादुर लड़की, क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे मुल्क जो है बहुत बड़ा डेमोक्रेसी मुल्क है और वहाँ पे जो तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन कल का वो जो वाक़या सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है और वायरल हो रहा है कि एक बेटी को जो है हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं, और अगर वो कॉलेज जाना चाहेगी तो उसको हिजाब घर पे रखना चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो सोशल एक्टिविस्ट है हिलाल बेग के पास चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि इनके हाथ में आप देख सकते हैं वही बेटी है, और इनसे जो मुस्कान इनका नाम है, और इनसे जाने की कोशिश करें। हिलाल, कल जो एक कर्नाटक के हवाले से बात अगर करें तो वहाँ पे बेटी को कहा गया है कि हिजाब नीचे रखे फिर अंदर जाइए। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो आप बता रहे हैं ना, पहले मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि ये इन्होंने जो बताया, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैं पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं एक सोशल वर्कर की हैसियत से आया हूँ। ये खिचड़ी यहाँ पर 1947 से नहीं पहले चल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अटैक करेगा कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस करेगा अटैक बीजेपी के ऊपर, बीजेपी करेगा उसके ऊपर। ये एक मिला जुला सरकार है, ये चल रहा है। ये इनकी जो है, ये इनका जो सिलसिला जो है चलता है, ठीक है ना? भाई वो मिनिस्ट्री भी आ जाता है, फिर उसके बाद कुछ हो रहा है। मसला ये है कि इन्होंने बेवकूफ़ जो है जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, करगिल वालों को बनाया ही बनाया है। इन लोगों ने, सियासती पार्टियों ने आज तक जो है, आज तक नौजवानों का बेड़ा कर दिया। और नौजवानों का बेड़ा गर्क नहीं किया, इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हवाले से अगर बात करें, कल ये जो मुस्कान के हवाले से बात करें, तो आप किस नजर से इसको देखिए? मेरी बात सुनिए, मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान के हैसियत से मेरी एक बहन जो निकल रही है घर से, और वो हिजाब के प्रति निकली है, वो हिजाब करना चाहिए। देखिए हिंदू लड़कियां जो यहाँ हमारी है, वो टिक्का पहनती है, उनको साड़ी पहनती है, उनमें कोई भी तक आज तक कभी मुसलमान लड़के ने नहीं बोला, मुसलमान किसी शख्स ने नहीं बताया कि यहाँ से क्या बोलते हैं ये बुर्का पहनो या कुछ ऐसा करो, नहीं पहनो। मगर उनका अपना हक है, वो अपना कुछ कर सकते हैं, राइट कर, जो मर्जी कर सकते हैं। मगर जो हमारा इस्लाम ने बताया है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो फरमान बताया है कि हमें हिजाब जो है करना है, हमारी दाढ़ी जो है रखनी है, हमें अल्लाह के लिए वो क्या बोलते हैं उसके लिए जिहाद करना है, वो जिहाद करना है, हमने करना है, ये जिहाद ही कर रहे हैं हम। मगर कहने का मतलब ये मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर जो है, ये जो पहले भी गवर्नमेंट, ये कांग्रेस की, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी जब पहले क्या बोलते हैं, उन्होंने भी हमारा बेड़ा गर्क किया है। कांग्रेस ने, बीजेपी ने भी हमारा, कांग्रेस ने भी ऐसे लॉ लगाए जैसे कि होम मिनिस्टर होता था ये मुफ्ती मोहम्मद सईद, जब JNK में था, उसने कैच एंड किल के साइन कराए, यहाँ पर लड़कों को मरवाया। वो बात नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मसला ये है कि बीजेपी भी इतना रोल अदा कर रही है, कांग्रेस भी रोल अदा ऐसे कर रही है। जो स्टेट में क्या बोलते हैं PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो बनी हुई है, अब जब आम पार्टी भी आ गई, यहाँ पर सारी पार्टियां आ गई है, यानी ये जो आपस में खेल खेले, बीच में जो है पब्लिक, आम लोग जो है
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक मिनट में बात सुनिए, ये जो है सेक्रेटरीट में बैठ के, जनाब आला, ये सेक्रेटरीट में जाके बैठ के, एक कमरे में बैठ के, वहां पर तो ये कॉफियों का कप पीते हैं, वहां पर तो चाय पीते हैं, वहां पर तो सारा कुछ करते हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, जम्मू के मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, जम्मू के हिंदू को बेवकूफ बनाते हैं, जम्मू के सिखों को बेवकूफ बनाते हैं, जम्मू के ईसाइयों को बेवकूफ बनाते हैं, जम्मू के दलित को बेवकूफ बनाते। ये बेवकूफ बनाने वाली नहीं है। अब जनता जाग चुकी है, जनता बेलने लगी है, जनता अपना जो आने वाला फ्यूचर है वो हम लोग जो है खुद फैसला करेंगे, ये चीज करेंगे। बाकी रही हिजाब की बात है, ये हमारा राइट है और हमने यहाँ पर इसलिए आपने बुलाया हमें, हम आपका वेलकम करते हैं। मीडिया की वसारत से हम पैगाम देना चाहते हैं उन ताकतों को जो हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है, उन ताकतों को ये पैगाम देना चाहती है। यहाँ पर सब लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करें तो आर्टिकल 15 भी हमें अपना हक दे रहा है कि जिसको जो मर्जी है मेरी बात सुनिए, ये मेरी बहनें हैं, ये सामने देखिए आप, ये मेरी हिजाब इसका है, इसमें हिजाब लगानी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हिंदू लड़की भी या औरत भी है यहाँ पर इसके माथा में अपना हक है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं। शुक्रिया। बीजेपी के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 15 के हवाले से अगर बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद हमें राइट दे रहा है कि जो आप चाहें आप पहन सकते, किसी में कोई ये जल्दबाजी नहीं है। क्या यहाँ पे इससे पहले जब हमने बीजेपी की लीडर से बात की, उन्होंने कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होगा उसमें हमारा जो है जम्मू से सीएम होगा, क्या यहाँ पे भी वही सरकार होगी, उसी तरह का रोल होगा कि जनाब मुस्लिम लड़की निकलेगी बुर्का नहीं पहनेगी? क्या पहले मैं जवाब देता हूँ। आप इस चीज़ का जो इस दुर्घटना हुई है ये हमारी बहन के साथ, ये अफसोसनाक है। इसमें किसी पार्टी का कोई साथ नहीं होता है। कुछ हर कौम में, हर मजहब में कुछ ऐसे शरपसंद अनासर प्लीज मेरी बात होगी कार्रवाई। ताज़ा तरीन बयान आया, होगी कार्रवाई और आप जल्द देखोगे उन पे कार्रवाई होगी और हो भी रही है। आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करता हूँ क्योंकि वो हमारी बहन थी। हर किसी को हक है। अनीस, किस तरह आप देख रहे हैं मुस्कान का कल वो, जैसे कि आपने देखा कि तकरीबन जो 50 के आसपास वो यूथ जो थे वहाँ पे नारे दे रहे, श्री जयराम की के वहाँ पे कह रहे, और वो बच्ची जो है बहुत परेशान। देखिए भाई, मैं एज अ मुस्लिम अगर मैं बात करूँ, मैं मुसलमान हूँ। मेरे कुरान में मुझे बताया गया है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया गया है कि आप हर एक मजहब का एहतराम करो। हम हर एक मजहब का एहतराम करते हैं। हमारी बहन यहाँ पे बैठी है, ये हिंदू बिलोंग करती है। इनके मजहब में जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से बैठती है। हमें इस चीज़ से क्यों फ़र्क पड़ेगा? मेरे मजहब में मुझे बताया गया है कि आपको 5 टाइम नमाज पढ़नी है। मेरे मजहब में मुझे बताया गया है मेरी माँ बहन को हिजाब लगाना है, तो दूसरे रिलीजियस को क्यों? मेरे यहाँ पे भाई बैठे हैं टानी साहब, इनके रिलीजियस में बताया गया है पगड़ी देनी है। मुझे इससे फ़र्क क्यों पड़ेगा? मैं तो खुश होता हूँ जब मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको हक दे रहा है। हाँ, आपने तो खुद बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन 15 में बताया गया है कि इस मुल्क में हर एक इंसान को हक है बोलने का। हर एक मजहब में जो आपको बताया गया उस हिसाब से आप चलिए। देखो, हम जम्मू में बैठे, इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। हम किसी जगह मंदिर देखते हैं, हम भी एहतराम करते हैं। मेरे मजहब, अगर देखो, जो मुसलमान होगा जो किसी मजहब का एहतराम नहीं करेगा, मैं उसको बताता हूँ वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि हमारे बुखारी में बताया गया, हमारे कुरान पाक में बताया गया है कि आप हर एक मजहब का एहतराम करो। अगर आप किसी मजहब का एहतराम करोगे तभी दूसरा सिख, ईसाई, हिंदू आपके मजहब का एहतराम करेगा। तो आप मजम्मत करते हैं? हम कड़ी मजम्मत नहीं करते, हम कड़ी अल्फाजों से मजम्मत करते हैं, कड़ी अल्फाजों से मजहब करते हैं। और मेरे भाई ने इधर बोला, अगर वही चीज़ मुसलमान भाई ने किया होता, उसके ऊपर यूपीएससी लगाया होगा, वो जेल में, उसके ऊपर पीएससी लगाया होगा, वो जेल में होगा। आपने खुद देखा, पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा, पूरे मतलब बहुत सारे मुल्कों से स्टेटमेंट्स आ गए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हमारे होम मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वहाँ पे कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे किसी बीजेपी लीडर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरे जम्मू कश्मीर में किसी हिंदू लड़की के साथ ऐसा होता, अगर किसी सिख लड़की के साथ ऐसे होता, हम सड़कों पे आए होते और अपने ही लड़कों के लिए और अपने जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार थे। हम इस चीज़ को कड़ी से कड़ी अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इनायत साहब से जानने की। इनायत, कल जो मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ है, एक बुरके में जो साहब, आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि बीइंग अ मुसलमान, मेरे मजहब ने मुझे जो हक दिया है और मुझे जो कहा है, मैं उसका फॉलोवर हूँ, मैं वो करूँगा। हिंदू धर्म में जो लिखा है वो हिंदू वाले करेंगे, मगर लेकिन एक चीज़ है कि इसमें हिंदुस्तान के नाम की किरकिरी हो रही है कि हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमानों के साथ हो रहा है
और जहाँ कहीं मुसलमान हिंदू के साथ कोई ऐसी कोई घटना करेगा, मैं समझता हूँ कि इसकी हर एक इंसान को मजम्मत करनी पड़ेगी। कल एक हिंदू लड़की थी, मैं देख रहा था, हिंदू लड़की थी, वो सोशल मीडिया पे आई थी, उसने बहुत अच्छी बात कही है कि कौन होते हैं ये लोग फैसला करने के लिए कि कौन क्या पहनेगा। मेरे मजहब ने, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मैं अगर अपने घर में अपने मजहब से चलता हूँ तो उसमें दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई साहब ये टोनी जी है, इन्होंने पगड़ी, मैं जाता हूँ इनके गुरुद्वारा में, गोल्डन टेम्पल में जाता हूँ, हर साल जाता हूँ अपनी फैमिली को लेके, और वहाँ मैं उसी अदब से चला जाता हूँ जिस अदब से मेरे सरदार जी जाते। एहतराम होना चाहिए, और अपने अपने मजहब में जिसको जो लिखा है वो उस पे चले, वो सबसे बड़ी बात है। ये कोई, हाँ, इससे ये हो जाता है कि आपस में जो हमारा भाईचारा है, जो हिंदुस्तान किस लिए बनाया गया था, हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने पसंद किया हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी है। आज उनको पूछा जाता है कि आप देश विरोधी हो। ये कोई सर्टिफिकेट बांटने की कोई बात है? मुझे कोई कहेगा आप हिंदुस्तानी हो, मेरे बाप ने 72 में कांग्रेस टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, मुझे भी कोई कहेगा आप सर्टिफिकेट मुझे दिखाओ, मैं कांग्रेसी हूं। कांग्रेस इंडियन नेशनल, पहले बात जमाल साहब, पहले बात सुनिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इसका नाम ही इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं उसी कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, और मुझे पूछा जाता है कि आप हिंदुस्तानी हो। अब मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेनी है? मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी रहूंगा, हिंदुस्तानी बन के ही जीऊंगा, हिंदुस्तानी बन के ही मरना पसंद करूंगा। कांग्रेस पार्टी, आप GDC मेंबर भी हैं, आपके भी बच्चे मजम्मत करते हैं इस बात की कि मैं मजम्मत करता हूं इस बात पे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे मजहब ने मुझे जो सिखाया है मैं वही तो करूंगा। मैं इसके लिए अगर कुर्बान भी हो जाऊं कहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अनीस कुछ कहना चाहिए? अनीस जी, देखो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये हमें आज बोल रहे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। आप मुझे बोल दीजिए कि बीजेपी में कौन सा लीडर है, मतलब मैं बताना चाहूँगा अपनी वसादत से अपने लिए। मैं 7 साल का था जब मेरे वालिद साहब को अननोन गनमैन ने मारा, गोली मार के मारा। 7 साल का मैं फर्स्ट में पढ़ता था, और आप हमें बता रहे हो आप नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट हमें दो। हमें मुझे बताइए ना, बीजेपी का कौन सा लीडर है जिसने देश के लिए कुछ कुर्बानी दी है? हमने कुर्बानी दी है। मेरे वालिद साहब को मारा, 7 साल का था, मेरे ऊपर 4 गोलियां पिछले साल चली है। हमें आप नेशनलिज्म का सबक बता रहे हैं? हमें आप बताओगे कि आप नेशनलिस्ट हो, नहीं नेशनलिस्ट हो? मुझे कोई बताए ना, जितने भी जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता हैं, मुझे बताइए इन्होंने क्या किया है जम्मू कश्मीर के लिए। टोनी साहब के पास चलते हैं, हिजाब के हवाले से बात करें। ये जो है सिख कम्युनिटी से आते हैं। टोनी जी, कल जो वीडियो वायरल हुआ एक बेटी का, पहले बता दूं कि भाई साहब ने जिक्र किया वो गोल्डन टेम्पल जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आधे मुसलमान, आधे हिंदू, या हिंदू या सिख, हम वैष्णो देवी नहीं जाते? जाते हैं, सारे जाते हैं। कौन सा फर्क करता है? वहाँ पे जाके कोई जाएगा किसी सजदे की जगह पर, उस रब को हवाले से सजदा कर देगा, तो जनाब गुरु नानक साहब काबा गए नहीं गए? तो फिर ये फर्क मिटाने के लिए गए कि ये यार खुदा किसी एक बंदे की मलकियत नहीं है। और मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आपके कुरान में जो पहली बात लिखी गई है, जो पहला सबक है आप लोगों को, वो ये लिखा गया कि रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुसलमीन कहीं नहीं लिखा गया कि रब सिर्फ मुसलमानों का है। गीता में लिखा गया कि भगवान एक है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सबका है। तो फिर ऐसे ही लिखा गया, क्रिश्चियन ने लिखा गॉड इज वन, सिखों में लिखा गया एक ओंकार के वो एक है। तो इसलिए फर्क कोई नहीं है, लेकिन बीजेपी के हवाले से वो फर्क डालना चाहते हैं जो नहीं डाल पाएंगे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं, और सारे इकट्ठे होकर जितने लोग खड़े हैं, ऐसे किसी भी घटना को हम कड़ी लफ्ज़ों में निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं आप, जनाब माई बाप हो पूरे हिंदुस्तान के, आप अपनी आइडियोलॉजी को पीछे रखें और पहले हर मज़हब के लोगों को अपने हक से जीने की आज़ादी दें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देता है हमको आर्टिकल 15 के तहत। आप जनाब देखें, यूपी में लोग मारे गए फ्रिज से, बाद में वो मीट किसी और चीज़ का निकला, लेकिन एक शोशे पे, झूठ पे किसी गरीब का कत्ल कर दिया हमने। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए हमें
चाहिए हिंदुस्तान आज आंखें खोले और नौजवान आंखें खोले। कोई भी इनकलाब ऐसे नहीं आता, नौजवान खड़े होते हैं। तो देखें ना जनाब, आप जब जब अंग्रेज ने गोली चलाई जलियांवाले बाग में, तो उसने देखा कि कौन कौन खड़े हैं इस मजमे में। जो हिंदुस्तान थे, जो हिंदुस्तानी थे, सब मारे गए। तो लेकिन उनका बदला लेने के लिए वहाँ सिख मरे, वहाँ हिंदू मरे, वहाँ मुसलमान मरे। तो जनाब ना नाम पढ़ के आओ वहाँ पे जलियांवाले बाग में, आपको पता चल जाएगा। तो जो उधम सिंह था ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह उस दिन ना पानी पिला रहा था सबको, वो अनाथ था। तो उसने जब जाके देखा, वो एक अनाथालय से निकला और उसने पानी पिलाते हुए कसम खाई, इनका मैं बदला लूंगा, मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका भाई हूं, मैं इनका जो भी हूं, मैं बदला लूंगा। और 30 साल बाद जाके जनरल डायर को इंग्लैंड में मारा। ये है हिंदुस्तान के जो सबके लिए खड़ा होता है, ये है नौजवान। और मैं नौजवानों को कहूंगा कि जनाब एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि आप हादसे इतने ज़्यादा हैं वतन में अपने कि खून से छपकर भी अखबार निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। अगर दरिया बन के निकलते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। सबको निकलना पड़ेगा, लेकिन कहते नहीं कोई मैंने वो सबको घर से निकलना पड़ेगा इस जुल्म के खिलाफ। ये एक लड़की की बात नहीं है, ये एक कर्नाटका की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। इन्होंने हर जगह ये किया, इन्होंने यूपी में ये किया, इन्होंने किस जगह ये नहीं किया। लेकिन आज वक्त आ गया कि लोग जागें कि हिंदू मजहब, हिंदू मुस्लिम और सिख की दीवारों से ऊपर उठ के मेरे गुरु ने उपदेश दिया कि सर्व सांझी बाणी, चौं वर्णन को उपदेश साझा, कि सबको बराबर का उपदेश है। किसी किताब से लो, अब आप कुरान पढ़ोगे तो बोलोगे मुसलमान ही इसमें से लेके जाएगा, गीता पढ़ोगे तो बोलोगे सिर्फ मुसलमान हिंदू ही सीख सकता है, सभी सीख सकते हैं हर जगह से। तो इसलिए आज ये इन दीवारों इकट्ठा होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे पीडीपी के जो यूथ लीडर, कल हमारी एक बहन जो है वहाँ पे बुरके पे, आप जो है हिंदू को आप बिलोंग करते हैं, आपका क्या रद्द-ए-अमल इस सवाल से? मजम्मत करते हैं? देखिए, मैं कड़े लफ्ज़ों में ये मजम्मत करता हूँ। देखिए, ये मुस्कान जो है, ये खाली हम ये नहीं कह सकते कि ये मुस्लिम बेटी थी, ये हिंदू की भी उतनी थी, सिख की भी उतनी थी, क्रिश्चियन की भी उतनी थी। क्योंकि बेटियां जो है हमारे धर्म में और सब धर्म में ये बताया जाता है, बेटियां जो है वो सांझी होती हैं। अगर गीता में कुछ लिखा हुआ वो भी करेगा, कुरान में लिखा हुआ कुछ वो भी करेगा, और जिस तरह ग्रंथ साहब में लिखा गया, बिल्कुल कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूँ। और दूसरी बात, मुस्कान के हवाले से बात चली, और यहाँ पे मेरे जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने अपने हाथ में ये जो रखा है, ये मुस्कान है और बुरके पे बैन लगी। यानी यहाँ पे ये पता चलता है कि वो डिवाइड एंड रूल वो बात चली ना, जो वहाँ पे अगर हम ब्रिटिश के हवाले से बात करें, वो यही कर रहे थे। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे वाक़ात आगे से हमारे मुल्क में खासकर रूनुमा ना हो, और मुसलमान बेटी को कहीं ये ना लगना चाहिए कि मैं अकेली हूँ, और हिंदू बहन को कभी ये ना लगना चाहिए कि मुसलमान जो बस्ती है वहाँ पे मैं अकेली हूँ। हम सब एक है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। इस वक्त वीके न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। इस वक्त जम्मू से मेरे साथी रईस वानी के साथ मैं अपने पीडीपी भाईजान को कहना चाहता हूँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। कि ये शायद उस तरीके से चलेंगे, उनको वरना ये पता था कि ये गोडसे की सरकार चलेगी, ये गोडसे की सोच पे चलेंगे। आज पूरे जम्मू कश्मीर को बदनाम कर दिया, जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया इन लोगों ने। तब भी वो गोडसे का सिस्टम था, आज भी वो गोडसे का सिस्टम है। अरे एक का नाम तो ले लो कि जिसको आपने एसटी किया है। पहले ही एजाज खान कोई गुज्जर लीडर नहीं था। हमारे में खून का कतरा कतरा हम अपने लोगों के लिए बहाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहाएंगे। उसमें जम्मू 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 कंडक्टर की तरह छोड़ दिया। इन्होंने गुजरों को आपस में बांट दिया है। जहाँ अगर हमारी जान भी चली जाएगी, खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़ेगा। मैं अनीसुल इस्लाम आपकी वसादत से आज जम्मू में कह रहा हूँ, अगर अनीसुल इस्लाम को अपनी जान भी देनी पड़ेगी कोकरना के लोगों के लिए, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ। रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, जान देने के लिए भी। आंकड़े होने चाहिए ना, ऐसे हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है। वीके न्यूज़ में आपका खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त फयाज जमाल भट्ट। हम पहुँचे हैं जम्मू, और जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो हदबंदी कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई, और जम्मू कश्मीर यूटी के हवाले से बात करें, बहुत हलचल हैं। कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हैं, कुछ खुश हैं, कुछ लीडर नाराज़ हैं, कुछ खुश हैं, कुछ सियासी पार्टियां जो हैं वो खुश हैं तो कुछ नाराज़ हैं। हमने आज मुनासिब समझा कि यूथ से बात करें, और जो मुख्तलिफ पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं यूटी सतह पे, हमने मुनासिब समझा कि आज इनके साथ बात होगी, और जो आम लोगों के सवालात वो भी पूछेंगे, और हमारे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो है इनायतुल्लाह राथिर, जो कि DDC मेंबर भी हैं, फैसल से हैं, और साबिक जो सदर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज़िला कुलगाम से इनका ताल्लुक़ है, और उसके साथ अनीसुल इस्लाम जो कि अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अनंतनाग से इनका ताल्लुक़ है,
उसके साथ साथ जो तीसरे हमारे जो गेस्ट हैं ये चौधरी रोशन जी, इनका ताल्लुक जो है बीजेपी पार्टी से और स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं ये फॉर एसटी कम्युनिटी के लिए। उसके बाद हमारे साथ जो है हिलाल बेग साहब जो कि एक समाजी कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी हमारे साथ इसमें जुड़े। और उसके साथ साथ यूथ के हवाले से बात करें तो हमारा यहाँ पे जो यूथ एक लीडर है, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मनीर अहमद जिनका ताल्लुक ज़िला कुलगाम से। और उसके साथ साथ सचिन भगत जी हमारे साथ हैं, ये पीडीपी से इनका ताल्लुक है और सीनियर यूथ लीडर है। शुरुआत करते हैं और मेरा जो आपसे कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट के हवाले से बात करें, डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस ड्राफ्ट में जो है बहुत सारे जगहों पे जो सीटें हैं कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनको काट के दूसरा नाम रखा गया और बहुत सारी जो सीट्स हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको डिलीट किया गया है। 28 सीटें ऐसी हैं जिनका नाम चेंज किया गया है। ये फिलहाल जो है ड्राफ्ट रिपोर्ट है, अभी ये फाइनल नहीं है। डिलीट के हवाले से अगर बात करें, जिनको मनसूख किया गया वो 19 सीटें बताई जा रही है इस रिपोर्ट में। इन्हीं सवालात पे, इन्हीं मुद्दों पे और उसके साथ साथ क्या डेवलपमेंट हुई है, जो गवर्नर इंतजामिया के हवाले से बात करें, क्या उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट तरक्की हुई है, यूटी जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, या इससे पहले जो सरकारें रहीं क्या उन्होंने कुछ काम किया था। उसके साथ साथ हाल ही में आपने कर्नाटक के हवाले से एक लड़की के बारे में, जो वहाँ पे हमारी बेटी हिजाब पे एक मामला जो जम गया था, उस हवाले से भी बात करें। सबसे पहले चलते हैं हमारे जो यहाँ पे सीनियर लीडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के और डीडीसी मेंबर भी हैं फैसल से, इनायत रात। इनायत साहब, सबसे पहले वीके न्यूज़ में आपका खुशामदीद। यहाँ पे बता दीजिए कि हाल ही में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आया है हथबंदी कमीशन के हवाले से अगर बात करें, क्या ये उम्मीद थी कि ये हो जाएगा? फैज साहब, आपका पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस डिबेट में बुलाया है। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आया है ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट अभी नहीं आया है। ये हम ये कह सकते हैं कि अभी इसमें डिलिमिटेशन कमीशन ने ना डिनाई किया है कि ये हमारा नहीं है, या तो उन्होंने अभी तक ये भी नहीं बोला कि ये हमारा रिपोर्ट है। ये कहीं से लीक हुआ है, कोई किस कॉर्नर से लीक हुआ है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मगर लेकिन जो इन्होंने जो बनाया है वो मैं ये नहीं समझता हूँ कि क्या आधार उसका क्या है, कि जो उन्होंने पैरामीटर्स लिए हैं, कौन से पैरामीटर्स लिए हैं डिलिमिटेशन कमीशन ने, और कहाँ पर वो गए हैं, कहाँ उन्होंने लोगों की बात सुनी है, क्या किया है, उसका अभी अता पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने डिलिमिटेशन ये जो अभी हम मान के चले कि जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिस पे बात हो रहा है, वो है कि अगर आप मुझे सेंसस 2011 के हिसाब से, हमने जो सुना है सेंसस 2011 के हिसाब से, तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूँ वो कुलगाम में पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, होम शालीबुग, उसका नाम ही चेंज कर दिया। एक साइड में 96,000 पॉपुलेशन है, 96,000 लोग जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से तो होम शालीबुग कॉन्स्टिट्यूंसी बचती थी 3 तहसीलों पे। अब जिसके साथ मिलाया है उसके वहाँ 84,000 लोग हैं, तो 96,000 लोगों को उठा के 84,000 लोगों के साथ मिलाना, ये कौन सी जवाजियत है, ये मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। साथ में अगर आपको ये, मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने कभी मगर रोड देखा नहीं, मैं उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का बदनसीब इंसान हूँ कि जिसको आज इस डिलिमिटेशन ने मिलाया है। राजौरी कहाँ, कुलगाम वाला कहाँ, राजौरी वाला, उन बेचारों को क्या किया कि अनंतनाग के साथ मिलाया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और साथ में कुलगाम वालों को क्या किया कि उनको उठा के पैराशूट पे पहुंचा दिया उधर। क्या पैरामीटर्स है इनके, मुझे नहीं समझ आ रहा है। दूसरी बात ये, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म ही करनी है, कुलगाम में ख़त्म ही करनी है, क्यों ना होम शालीबुग का नाम रखे, जिसके 3 तहसील है, उधर तो एक ही तहसील है उस साइड में, तो होम शालीबुग दिवसर नाम रखा जाता तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मगर हमारे 3 तहसीलों में से एक तहसील उठा के वो ले गए कुलगाम के साथ, यारीपोरा तहसील को। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जवाजियत है इस चीज़ की कि आप किसी का सिर काट के, किसी के बाजू काट के, किसी का टांग काट के कहाँ से कहाँ मिलाओगे। ये एक तो ये जम्मू कश्मीर अवाम के साथ सरासर बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है डिलिमिटेशन को लेके। हमें उम्मीद है कि डिलिमिटेशन
कमीशन जो है ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस साहिबा जो है और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर साहिबान मिलके इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो जाए। अगर नहीं हुआ, अगर यही रहा, कांग्रेस का क्या रुख होगा आने वाले? देखो, ये तो मैं यही कहूँगा कि फिर तो वही बात आ गई कि ये गूंगी बहरी सरकार है, किसी की सुनती नहीं है, लोगों की सुनती नहीं है। अगर लोगों की सुननी है बात, अगर लोगों के बहबूदी के लिए ये डिलिमिटेशन है तो लोगों की बात सुननी है कि इनायत को पूछना है, अनीस साहब को पूछना है, दूसरे को पूछना है कि भाई आपको क्या सूट करता है, आपका कहाँ क्या ठीक रहेगा। तो उस चीज़ के लिए, और दूसरी जो आपने मुझे बात पूछी है कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई रिपोर्ट ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। जब तक ये पब्लिक डोमेन में ना आए, पब्लिक डोमेन में जब ये आएगा तो उसके बाद ही इसकी रिएक्शन पार्टियों की तरफ से ठीक ठाक रिएक्शन आनी चाहिए और आएगी। शुक्रिया। और अब बात करते हैं, जो अपनी पार्टी के हवाले से बात करें तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग के अनीसुल इस्लाम, इनसे बात करने की। अनीस साहब, आप यूथ हैं, क्या उम्मीद रखी थी कि ऐसा जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आएगा, जैसे कि इनायत साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए ये पहुंचा, कहीं ना कहीं इसमें जो है कहते हैं ना कि जब बारिश पड़ेगी तो तभी तो कीचड़ उठेंगे, तो आपको क्या उम्मीद थी? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया और मेरे सारे जितने मेहमान हैं उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि हमने पहले दिन से, जो ये डिलिमिटेशन कमीशन जब से बना, हमने पहले दिन से एतराज़ किया इस चीज़ को कि ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो सब जुडिस है, कहाँ पे, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आप इसके साथ छेड़छाड़ मत करिए, लेकिन यहाँ पे सुनी नहीं जाती है, तो हमने जो बोला था वो नहीं सुना गया। और उसके बाद हमने बोला था चलो अगर आप कमीशन आप बना रहे हो, आप डिलिमिटेशन हो रही है तो उसको आप 2021 सेंसस के हिसाब से बनाइए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि इसको 2011 के सेंसस के हिसाब से हमें बनाया। मुझे नहीं पता है, ये परसों ड्राफ्ट इन्होंने जो इसके मेंबर्स है 5 मेंबर पार्लियामेंट जो 2 जम्मू को बिलोंग करते हैं, 3 कश्मीर को बिलोंग करते हैं, उनको इन्होंने ड्राफ्ट दिया और वहाँ से लीक आउट हुआ और मीडिया में आ गया। उसके बाद पब्लिक में आपने रिएक्शन भी देखी, उसके बाद सारी जमातों ने रिएक्शन भी निकाली। मैं यही कहना चाहूँगा आपकी वसादत से कि ये किसी डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिपोर्ट है। ये किसी जमात ने दिल्ली में बना के रखा है और कमीशन वहाँ पे गई और साइन करके और अपने ड्राफ्ट किसको, मेंबर पार्लियामेंट्स को दिया है। यही मैं कहना चाहूँगा कि सरकार, डेमोक्रेसी में ये चीज़ होता है कि वहाँ पे लोगों को सुना जाता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम उस मुल्क में रहते हैं आज की डेट में कि यहाँ पे लोगों की नहीं सुनी जाती है। हमने अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमें नहीं सुनता है, लेकिन हमारी तरफ से जो हम पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारी बात है कि हम लोगों की आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों की आवाज़ है, जब तक हमारे में खून का कतरा हम अपने लोगों के लिए बहाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहाएंगे। और सच की सियासत करते हैं, झूठ की सियासत नहीं करते हैं। लेकिन मसला एक चीज़ है कि आप खुद देख लीजिए, कमीशन का ड्राफ्ट आया, आप लोगों के सर्वे की तरफ जाइए, आप लोगों से पूछिए, 99% लोग आपको अनसेटिस्फाई दिखेंगे। तो कमीशन किस काम का है जब लोग ही सेटिस्फाई नहीं है? आपने अगर कमीशन बिठाया था, आपने देखना था कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, कल की तरफ से जो एमएलए बनता है उसको कहाँ पे दिक्कत होती है, उसका एरिया कहाँ पे जाता है। अगर वो एरिया उसको दूर पड़ता है, उसको थोड़ा आसान करिए ताकि वो लोगों को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करे। आपने तो इस चीज़ को, आपने तो ऐसे ही इसमें हंग बना दिया कि मेरे ख्याल से कोई पोलिटिकल लीडर अब इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं है। करेगा यार, एक बंदा लारनू जाएगा, दूसरे दिन उसको 6 दिन लगेंगे उधर रामबंज, इसको क्या बोलते हैं, पीर पंचाल जाने में, पुनुष राजौरी जाने में। यार क्या समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस मुल्क में, हो क्या रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। 20 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ऐसी है इसमें बनाई है, जो भी ड्राफ्ट आया है 20 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ऐसी है जो बिलो 1 लाख पॉपुलेशन है, और उससे हाफ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिससे लगभग 2 लाख के आसपास आपने पॉपुलेशन रखी है, 1,90,000, 1,95,000। अगर आप रेशो निकालना है, आपने जब कमीशन बना उन्होंने कहा कि रैशनलाइज करके हम हिफाजत तरीके से, जब पहले कमीशन बना था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी को हिफाजत तरीके से बनाया था, हम उसको रैशनलाइज करके अच्छी तरीके से अच्छा माहौल बना के इसको रखेंगे ताकि लोग भी उससे खुश हो। लेकिन आपने तो तबाही करके रखी है, आप पूरे जम्मू कश्मीर को आपने हंग में डाल दिया। लोग इतने परेशान हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुकरनाग से बिलोंग करता हूँ, सबसे जो पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूंसी थी 1950 में, सबसे पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में, उसको ख़त्म कर दिया।
और जो सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और आधा हिस्सा आपने लारनू को कर दिया। चलो ठीक है, डेमोक्रेसी में हर एक इंसान को हक होता है। आपने एसटी कर दी, आपने रिजर्वेशन की, हाँ वो एसटी के लोग हमारे दिल में हैं, उनको हम दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, वो भी हक रखते हैं। हर एक इस रियासत में जो भी बंदा है उसको हक है बोलने का, उनको भी हक है। जो एसटी लोग हैं उनको हक है, उनको आप रिजर्व करिए, उनको आप सीटें दीजिए। लेकिन कुकरनाग का एक हिस्सा अलग बना दिया, एक हिस्सा अलग डूरू के साथ जोड़ दिया। अब अपनी पार्टी का क्या फ्यूचर प्लान क्या होगा? देखो पार्टी सियासत चलती है लोगों के साथ। जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं ना, उस हिसाब से ये मैं कह रहा हूँ, मुझे अपनी जमात का भी वहाँ से मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आया। हाँ, बात मेरी हो रही है, लेकिन हमारा यही कहना है कि अगर इस रिपोर्ट को नहीं चेंज किया तो आने वाले टाइम में हम लोग सड़कों पे आएंगे, और सड़कों के साथ साथ, सड़कों पे आने के साथ साथ हम हंगर स्ट्राइक में जाएंगे। और अगर हमारी जान भी चली जाएगी, खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़ेगा। मैं अनीसुल इस्लाम आपकी वसादत से आज जम्मू में कह रहा हूँ, अगर अनीसुल इस्लाम को अपनी जान भी देनी पड़ेगी कुकरनाग के लोगों के लिए, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ। रात को, दिन को, सुबह को, शाम को जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अपने कुकरनाग के लोगों के साथ और अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और अपने अनंतनाग के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूँ। शुक्रिया, वापस आते हैं आप पे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो है बीजेपी के जो एसटी जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के, यूटी के, ये है चौधरी रोशन जी। इनसे बात करने की कोशिश करें। रोशन जी, क्या उम्मीद थी कि लारनू या जितने भी सीट एसटी के लिए रिजर्व की गई है, क्या ये उम्मीद पहले ही थी कि जनाब हो सकता है? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी हमारे यहाँ पे भाई हैं, मेहमान हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है, मैं इसमें एक चीज़ का वेलकम करता हूँ कि 70 साल में पहली बार हमारी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिली है। ये एक तारीखी कदम है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिलिमिटेशन का, क्योंकि उन्होंने 70 साल में पहली बार हमारे जो जज्बात थे, हमारे एहसास थे, उनकी कदर करके हमारी कम्युनिटी को ये कहीं पे रिकॉग्नाइज़ किया और हमारी कम्युनिटी को पहली बार ये रिजर्वेशन मिली। जहाँ तक जिस तरह हमारे इन साथियों ने कहा कि इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, हम भी लोगों के, जिस तरह मेरा अपना ताल्लुक़ है कि हम भी लोगों के जज्बात जो हैं उनकी कदर करते हैं। जो ये डिलिमिटेशन ड्राफ्ट है, ये किसी कोई पार्टी का ड्राफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, एक सरकारी अदारा है, आज़ादाना अदारा है, बैठा है। उसने जहाँ जहाँ भी जो ये मुख्तलिफ़ पार्टियों से, जब उन्होंने कश्मीर वादी का भी दौरा किया, जम्मू का भी दौरा किया, तो हर पार्टी से वो मिले, हर समाज के वर्ग से मिले, तो किसने क्या दिया उनको, किस तरह से हर लोगों ने जो भी मिले अपनी अपनी तरफ से उनको ड्राफ्ट बना के दिया। तो उन्होंने जो ये ड्राफ्ट सामने लाया है, ये अभी कोई ऑफिशियली नहीं है, ना कोई फाइनल ड्राफ्ट है। जो लोगों के जज्बात होंगे, जहाँ लोगों की सही डिमांड होगी, उन पे नज़रसानी की जाएगी। यहाँ पे अगर जम्मू डिवीज़न के हवाले से बात करें, कश्मीर को एसटी के हवाले से अगर बात करें, आप खुद उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कश्मीर के लिए सिर्फ 2, कंगन और लारनू, लेकिन जम्मू डिवीजन के लिए बहुत सारे सीट्स। देखो जो आप कह रहे हैं कि हक मिल रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पे नाइंसाफी? देखो जो ये एसटी की रिजर्वेशन का ताल्लुक है, ये एज़ पर पॉपुलेशन किया जाता है। और जो हमारे पुंछ और राजौरी 2 डिस्ट्रिक्टें हैं, वहाँ पे 100% के करीब जो हमारे जो एसटी के लोग हैं वो रहते हैं। तो इसलिए जब पॉपुलेशन का रेशो आया तो सबसे पहले वहाँ पे 5 सीटें आई। तो हमने भी अपनी तरफ से वो आपत्ति जताई है कि 5 सीटें आई हैं तो बाकी भी कुछ एरिया रह गए हैं। जिस तरह हमारा कंगन वहाँ पे भी 80% के करीब है तो वो आया। जिस तरह हमारा ये है गुरेज़ है, वहाँ 100% एसटीज़ हैं। और फिर जब साउथ कश्मीर की बात आई तो यहाँ पे एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई गई उसका भी हम वेलकम करते हैं, लेकिन उससे भी हम ये हमने कमीशन से भी हम बात करेंगे कि उसमें भी जो खामियां होंगी कॉन्स्टिट्यूंसी के बनने में वो हम दूर कराने की कोशिश करेंगे। 2 लीडरान की बातें आपने सुनी। इनायत साहब कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हुई क्योंकि राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है लोकसभा में। अनीस साहब कह रहे हैं कि सरासर नाइंसाफ़ी। मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी ये कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है, इस पे सारे ये पार्टियां अपनी अपनी तरफ से, ये कोई नहीं है कि कोई पार्टी नहीं कर रही है, अपनी अपनी तरफ से हर पार्टी इस पे गौर खोज कर रही है। और जहाँ पे भी लोगों के जो तवक्कात होंगे, जहाँ पे लोगों के साथ जाती हुई होगी, उसको ठीक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनकी नज़रें जो होती हैं दीगर मसाइल पे, इनसे भी बात करेंगे। ये हिलाल बेग साहब, वीके न्यूज़ में खुशामदीद। यहाँ पे बता दीजिए डिलिमिटेशन के हवाले से अगर बात करें, लेकिन आपके यहाँ पे जो हाथ में जो है बैनर है, इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि ये भी एक मसला है। लेकिन डिलिमिटेशन के हवाले से बात, क्योंकि आपकी नज़रें उस पर हैं, लोगों से आप मिलते हैं, तो थोड़ा सा बता दीजिए ग्राउंड लेवल पे आप जो लोगों से जब मिलते हैं तो क्या कुछ कहते हैं इस ड्राफ्ट के हवाले से? पड़ा जब वक्त गुलिस्तान के ऊपर खून हमने दिया, पड़ा जब वक्त गुलिस्तान के ऊपर खून हमने दिया, आज बाहर आती है कहते चमन तुम्हारा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी यही बताया था कि 370 यहाँ से लिया,
370 में सबसे पहले जम्मू में जो है सबसे पहला एहतजाज हम लोगों ने किया, तो हमारी सुनी नहीं, तो कोर्ट ब्लोअर की जेलों में हमने PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर आए, ये सिलसिला जो है ये खुद हमारे सियासतदानों ने बना दिया। ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बनाया, ये जनाब आला जो बड़े बड़े मीर कासिम साहब थे, बाकी लोग जो थे, ये इन्होंने पुराना सिलसिला जो बनाया, जो आज की खिचड़ी बन चुकी है। ठीक है ना, ये खिचड़ी बन चुकी है। ये खिचड़ी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील होगी, कांग्रेस में तब्दील होगी, बीजेपी में तब्दील होगी। बीजेपी का तो नाम ही नहीं था यहाँ पर स्टेट में, वो किसने लाया? वो तो इन्होंने लाया ना, क्या बोलते हैं, PDP ने लाया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लोगों के साथ जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख करगिल आज़ाद कश्मीर के साथ, मैं आज़ाद कश्मीर की भी बात करूँगा क्योंकि वो भी हमारा है, क्योंकि ये है यहाँ पर सियासत हो रही है। ठीक है, तो साफ सुथरी सियासत जो है वो मिल नहीं रही है, तो लोग कुछ और चाहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर किसी का हक नहीं है बोलने में। ठीक है, उसको जेलों में ले जाएंगे। ठीक है, ये लोग भी बोलेंगे तो इनको भी जेलों में रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि इनको भी बड़ा बोलते रहते हैं बेचारे। मैं आपसे यही बात बताऊंगा कि गुजारिश यही करूंगा कि ये सियासत है, तो मैं सियासत में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल काम करता हूँ और सोशल क्या बोलते हैं करता हूँ। दूसरी बात है, जो मेरी बहन जो है, इसके हवाले से मैं बात रखूंगा कि इस पे बात करेंगे जी, क्योंकि पहला जो हमारा ड्राफ्ट है इस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक मुद्दा है। और आप जो इस वक्त कह रहे हैं कि हमें वो हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और यहाँ पे बात करने पे जो है वो पाबंदी है, यही आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। PDP के हवाले से बात चली तो PDP के यहाँ पे यूथ लीडर हैं, ये है सचिन भगत जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो जम्मू से इनका ताल्लुक है। सचिन जी, वीके न्यूज़ में खुश आमदीद। यहाँ पे बता दीजिए, PDP पे जो सोशल वर्कर हैं इल्ज़ाम आयद इन्होंने किया है कि जो दीगर पार्टियाँ, और इन्होंने कहा कि PDP ने BJP को यहाँ पे एंटर किया और ये जो खिमियाजा है ये उसी का यहाँ पे निकल रहा है। देखिए, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल्स का, और मेरे यहाँ तमाम साथी जो हैं उनको आदाब, नमस्कार। देखिए, इनके हिलाल साहब के जो इल्ज़ाम थे, मुझे लगता है ये इनको ठीक लगते होंगे। अब मुझे बताइए, जब जम्मू कश्मीर में BJP को पूरा साथ दे दिया गया, सारी सीटें जो है वो BJP को दे दी गई, तो कश्मीर में PDP पूरे उसमें थी। अगर मुफ्ती साहब उस टाइम सरकार कांग्रेस के साथ या NC के साथ मिलकर बना लेते, तो फिर जम्मू वालों ने क्या एलिगेशन लगाना था कि ये कश्मीर की सरकार बनी है, कश्मीर की सरकार बनी है, ये कश्मीर के नुमाइंदे हैं, फिर जम्मू के साथ धोखा हो जाना था। अब ये चीज़ तो जम्मू को देखनी चाहिए थी। और BJP के जो लोग थे, इनके मेरे ख्याल में नहीं कभी था कि हम कभी सियासत में मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे, कभी डिप्टी CM बनेंगे या कुछ बनेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ जम्मू में क्या करवाते थे, पत्थरबाजी। आपने देखा होगा पुरानी मंडी जो है बिजनेस हब है, 2-2 महीने वहाँ पे पत्थर चलता था, कौन करवाता था? BJP। इनको कभी था ही नहीं कि हम लोग सत्ता में आएंगे, कभी मिनिस्टर बनेंगे, कभी लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमेंगे। तो बनाया किसने? PDP ने बनाया। देखिए, बनाना कैसे था? अगर जम्मू के साथ धोखा करके बनाते हैं मुफ्ती साहब, तो वो पूरी उम्र तुमत रहती। अब जम्मू के लोगों ने तो इनको दे दिया था। आज आपको थोड़ा सा अफसोस है इस हाँ, बात पे कि हमने थोड़ा सा देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने आपका सपोर्ट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। देखिए, मुफ्ती साहब की जो सोच थी वो सेकुलर सोच थी। उनको नहीं पता था कि ये इनकी जमात जो है वो क्या करेगी। देखिए, क्योंकि मुफ्ती साहब का जो वादा था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सोच पे सरकार बनाई थी कि ये शायद उस तरीके से चलेंगे। उनको थोड़ा ना ये पता था कि ये गोडसे की सरकार चलेगी, ये गोडसे की सोच पे चलेंगे। आज पूरे जम्मू कश्मीर को बदनाम कर दिया, जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया इन लोगों ने। 370 और 35 छीनने के बाद जो जम्मू कश्मीर की हालत हुई है, वो कभी जिंदगी में नहीं हुई। ड्राफ्ट के हवाले से अगर बात करें, यूथ हैं आप, क्या खुश हैं इस रिपोर्ट से? कैसे खुश हो सकते हैं? ये रिपोर्ट किसकी है? ये तो मुझे लगता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो BJP की टीम का टीम बन के उन्होंने काम किया है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, आप देखिए, राष्ट्रपिता जो हमारे हैं, उनके नाम पे जम्मू में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी, गांधीनगर। आज उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि ये राष्ट्रपिता को मानते ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि राष्ट्रपिता जो है कांग्रेस के है। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी पूरी जम्मू कश्मीर में, इन्होंने उसको भी तबाह कर दिया। क्योंकि ये आने वाले टाइम में देखिए, पहले इन्होंने नोटों का कलर चेंज किया था, आने वाले टाइम में इन्होंने राष्ट्रपिता भी चेंज कर देना। इनका बस चले तो ये इसी पे चलेंगे। वापस आते हैं यहाँ पे हमारे साथ यूथ लीडर हैं, अनंतनाग से इनका ताल्लुक है। ये मनीर साहब, इनसे जाने की मनीर, आप जो है अनंतनाग से आपका ताल्लुक है, और लादनू के हवाले से अगर बात करें, ST मिली, और क्या आप खुश हैं इससे? सबसे पहले वीके न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यूथ को मौका दिया, और मेरे जितने भी यहाँ पे साथी हैं और सबों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बात आपने डिलिमिटेशन की और खुसूसन आपने लारनू की जो बात की, मैं ये बताऊँ, ST रिज़र्व हो गई, हर एक को अपना अपना हक है, राइट है हर एक को। ST रिज़र्व, मुझे कोई दुख नहीं है कि ST रिज़र्व हुए। दुख इस बात का है कि
एसटी होने के बावजूद कुकरनाग जो एक हिस्टोरिकल कुकरनाग है उसको ख़त्म किया है। कुकरनाग का नाम ही ख़त्म किया है। शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसका नाम ही ख़त्म किया है। अब अगर आप लारनू की बात करोगे कि लारनू, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि लारनू रिज़र्व हो जाएगा, चलो, क्योंकि हमें पहले हम ये सोच रहे थे कि शुपियाँ जो है, शुपियाँ में तो मेजॉरिटी एसटी की ज़्यादा, तो शुपियाँ हो जाएगी। उसके बगैर अगर ये कहते हैं कि हमने एज़ पर सेंसस 2011 के मुताबिक किया है, तो मुझे ये लग रहा था कि गांधीनगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी और ये डिवाइड हो जाएगी। गांधीनगर भी ख़त्म किया, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी भी इन्होंने ख़त्म की। नूराबाद में नाम चेंज हुआ, नूराबाद का नाम चेंज, इन्होंने वैसे नाम रखे हैं कि जो आम इंसान नहीं सोच रहा था। लारनू के साथ शांगस को कनेक्ट किया है। मैं बेसिकली लारनू का हूँ। मैंने, अगर आप देखोगे कि एक पहाड़ जो है, उस पहाड़ के उस साइड में लारनू है, उत्तरसू है, छुत्रगुल है, वहाँ से 21,000 वोटों को लारनू के साथ मिलाया है। और जिन लोगों की बहुत पहले से डिमांड थी, आप लिसर की बात अगर करोगे, लिसर डूरू के साथ है, उनकी पहले से डिमांड थी कि हमें कुकरनाग के साथ मिलाओ, उनको आज लारनू के साथ मिलाया। भूतू उसके साथ में, उसको डूरू के साथ मिलाया है। नागाम लारनू के साथ में है, उसको डूरू के साथ मिलाया आप है। एक यूथ है, तो जो ड्राफ्ट कमेटी है या गवर्नर, इंतजामिया से या मरकज़ वाली सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस सवाल? देखो, मैं यही कहूँगा कि अभी एक प्रपोजल है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। सबसे पहले मैं गुजारिश, पार्टी जितने भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी, उनको गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आगे आ जाओ, क्योंकि आम लोगों ने आपको चुना है। सबसे पहले आप लोगों को आगे आना चाहिए। अभी ये प्रपोजल है, फाइनल रिपोर्ट आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि हर एक अपनी अपनी आवाज़ उठाएगा और ज़रूर ये चेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पे वापस आएंगे। ये थे एक यूथ है और इन्होंने भी अपनी बात रखी। यहाँ पे जो सचिन जी ने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो है बीजेपी ने, ये कोई ड्राफ्ट कमेटी नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों ने बनाया। इस पे जो बीजेपी के यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं एसटी के, उनसे जाने की कोशिश। अच्छा, यहाँ पे सचिन जी जो पीडीपी के सीनियर यूथ लीडर हैं, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने बनाया, तो आपका क्या? देखो, ये जो सचिन जी ने कहा कि बीजेपी ने बनाया, ये सरासर इनकी गलतफहमी है। पूरे जितने भी लोगों से कमेटी मिली है, जिन जिन लोगों ने उनको लिखित में दिया है, वो उनके पास सारा मौजूद है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की डिमांडों, जो चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दी, किसी समाजी कारकुनों ने उनको दी, उनको मद्देनज़र रखकर उन्होंने वो बनाई थी। तो मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो गलतियां होंगी वो उनको दूर किया जाएगा, हम भी डिमांड करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात कही कि इसने कि यहाँ पे पत्थर चलते थे, तो इन्होंने आज खुद ही फिर कहा आज वो कमर्शियल हब है। किस तरह है? जब यहाँ पे इस वक्त यूटी में एलजी सरकार थी, आज अब है, तो वो पत्थर चलना इसको याद नहीं है इसकी महबूबा मुफ्ती का, जब कश्मीर में अगर हमारा कोई भी नौजवान गलतफहमी से किस तरह से पत्थर मार देता था और वो उसको जब पूछते थे उस वक्त उसको खुमार था अपनी इसका कुर्सी का, कहते थे कि ये दूध लेने के लिए गया, ये टाफ़ी लेने के लिए गया। सबसे अगर कत्लो गारत हुआ है कि ये कश्मीर में नौजवान मारे गए हैं, वो जब महबूबा मुफ्ती सीएम थी उस वक्त मारे गए। आपका क्या रिएक्शन? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे, अगर जहाँ पे आप बात करें थे कि अब कमर्शियल हब बन गया, तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मोदी ने वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वो पहले भी कमर्शियल हब था और आज भी है, ठीक है। पर जो इनकी जब इनके लीडर वहाँ पे पत्थर चलाते थे ना, आज वो एमएलए बन गए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जी की सरकार में बड़ी कत्ल गैरत हुई। वो तो डिप्टी सीएम तो आपके भी थे, आपने क्यों नहीं रोका? आप क्यों नहीं रोक पाए उस टाइम? जी, आपका देखो क्या? देखो, जब सीएम के पास पावर्स होते थे, सारे पावर्स होते थे, उसमें डिप्टी सीएम या किसी मिनिस्टर के पास वो पावर्स नहीं होते थे जो होम मंत्रालय के पावर सीएम के पास होते थे। फौज को, पुलिस को, सारी एजेंसी को उस वक्त सीएम कंट्रोल करता था और जो भी किया कराया वहाँ रचा जाता था वो सीएम के कहने पे रचाया जाता था। यहाँ पे इनायत साहब, जैसे कि इन दोनों ने आपका क्या कहना है? मैं आपको कहूँगा कि पहले तो सबसे बड़ी गलती दोनों पार्टियों की है कि ये जो आपस में मिले हुए थे। अब मेरे ये छोटे भाई साहब कहते हैं कि उन्होंने उस टाइम ये सोचा है कि जम्मू का अलग सा मैंडेट मिला है। गलतफहमी के शिकार है। पहले आंकड़े तो होने चाहिए ना अपने पास कि सबसे ज़्यादा एमएलए कांग्रेस के जम्मू में थे। जब हमने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे तो उस टाइम उन्होंने माना नहीं। अब इन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की तब सरकार थी, एक कमिटमेंट थी। तो मैं आज आपको आपके वसादत से बताना चाहता हूँ, तब भी वो गोडसे का सिस्टम था, आज भी वो गोडसे का सिस्टम है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ, ये पार्टियाँ, ये अभी ये मेरा बीजेपी का साथी, मेरा भाई है, हम रहते हैं कट्ठे, ये कह रहे थे कि ये ड्राफ्ट कोई नहीं बनी है। मैं कहता हूँ कि ये कमीशन जब बना है, जब बना
उसके बाद 4 लीडरों ने मुझसे अप्रोच किया है, मुझे बुलाया है, घर बुलाया है। उसमें बीजेपी का भी है, उसमें एनसी का भी है, उसमें पीडीपी का भी है, उसमें सीपीआईएम का भी है, जिन्होंने मुझे कहा कि होमशालीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो जाएगी। उनको कैसे पहले ही पता था। अब ये रही बात ये तो आप भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने बनाया तो मैं अब सुन लीजिए ना। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये कहते हैं कि सारे मिले। मैं मिलने वाले में से हूँ एक आदमी, इनायत। मैं मिला हूँ एज ए डीडीसी, पहलगाम में मिला हूँ कमीशन को, मगर लेकिन कमीशन ने एक ये चीज़ कहा है कि सिर्फ हम रेक्टिफाई करेंगे कि कहीं इलाका कहीं उधर इधर मत हुआ है। मगर लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ फयाज साहब, आप तो जानते हैं, सब जानते हैं, कैमू का दिवसर से क्या लेना देना, फैसल का दिवसर से क्या लेना देना, उसमें क्या है। हाँ, इन्होंने सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूंसी है इसलिए ख़त्म की है कि अपना, अभी ये कह रहे थे लारनू में, ठीक है मैं मानता हूँ कि ठीक है इनको एसटी एक कॉन्स्टिट्यूंसी करनी थी। पहले इनको भी मैं बताना चाहता हूँ, ये बोलते हैं एसटी को हमने कॉन्स्टिट्यूंसी दी है। अरे एक का नाम तो ले लो कि जिसको आपने एसटी किया है। पहले ही एजाज खान कोई गुज्जर लीडर नहीं था क्या नाम है, ये मोहम्मद शफी उड़ी गुज्जर लीडर नहीं था, क्या चौधरी जुल्फकार गुज्जर लीडर नहीं था। अरे यार ये कौन सी बात है कि क्या गुजरों के साथ इंसाफ किया है, कहाँ कौन सी सीट दे दी। अगर बनती थी तो ये बनती थी, ये नगरोटा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनती थी, उसमें जम्मू 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 कंडक्टर की तरह छोड़ दिया, क्योंकि उधर से मार दिया उनको। हाँ, इन्होंने एक चीज किया है, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने गुजरों को आपस में बांट दिया है। अभी आप ले लो, गुजर का वोट था इधर क्या नाम है इसके बठंडी में, 2 हिस्से कर दिए बठंडी में, एक जगह नहीं है। वैसा हिसाब सरदारों का है, सरदारों को एक जगह पे वोट कहीं ना दे दे, तो उनको तोड़फोड़ किया है। आंकड़े होने चाहिए ना, ऐसे हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है। इनायत साहब कह रहे हैं कि इन्होंने गुजरों में आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह, इससे कि वोट के हवाले से ये बात करें कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है गुजरों में, ये इनकी अपनी सोच है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि मेरी होमशालीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जब मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया तो वो ख़त्म की, फिर साथ में इसने बीजेपी पे इल्ज़ाम दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि एनसी वाले ने भी अप्रोच किया। तो फिर एनसी वाले को कैसे पता था, कांग्रेस वाले ने, इसने कहा कि पीडीपी वाले ने भी अप्रोच किया, तो फिर इल्ज़ाम दोबारा बीजेपी पे कैसे। अगर इसके साथ सारे लीडरों ने अप्रोच किया तो जो इल्ज़ाम बीजेपी पे कैसे। सही बात है। यहाँ पे अनीस साहब से बात, जी जी जी, मैं पहले जवाब देना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सब, मैं कहता हूँ सब पॉलिटिकल पार्टियां इसमें मिले हुए हैं, जो अभी मेरे भाई साहब ने कहा, सब पार्टियां इसमें मिले हुए हैं। मैं नाम ले लूंगा एक एक करके, यहाँ पर नहीं, अगली बार एक एक बंदे का नाम ले लूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, देखो मैं ये चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में मत बांटो। ये जम्मू कश्मीर के लोग वो लोग हैं, हम सदियों पुरानी एक रिवायत रही है, कश्मीरी जम्मू आता है, जम्मू वाला कश्मीर चला जाता है। इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। ये कहीं बैठ के, हमें सब पता है ये कहाँ पर बैठ के इन्होंने फैसला किया है कि ऐसे जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को आपस में लड़ाएंगे, जम्मू के लोगों को आपस। आप मुझे एक चीज़ बताओ, सुचीतगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, सबसे पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी सुचीतगढ़ थी, क्या हाल हुआ उसका, कहाँ रखी वो कॉन्स्टिट्यूंसी। ऐसे मैं चाहता हूं कि ये जो इन्होंने ये ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया है, ये कहीं बैठ के, कहीं गली में बैठ के, अब मुझे ये नहीं पता है कि इसमें कौन कौन सा मुलव्वस आदमी है, कुछ लोग हमें भी पता है कि कौन कौन सा इसमें मुलव्वस है। अगर ऐसा ही करना था, ठीक है, होमशालीपुर को ख़त्म करना था, तीनों तहसील उठाओ, कुलगाम के साथ मिलाओ, आज भी हमारी डिमांड है, उठाओ। तो दिवसर एक नाला बहता है, इससे बड़ा नाला है जिसका नाम वेशव है, वेशव पार करने के लिए एक ही ब्रिज है, आमनू ब्रिज, वो भी छोटा है, उसमें दूसरी गाड़ी घुसती नहीं है। ये बात सही है कि नहीं। तो ये जो होमशालीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है, उसको उठा के कुलगाम के साथ मिलाओ। तो मैं देखता हूं कि हाँ, इन्होंने सही कहा है, जिन्होंने इलेक्शन जीता है इन कॉन्स्टिट्यूंसियों में, आज उनको सांप सूख गया क्या, बात नहीं करते हैं, चुपचाप करके एकदम बिल्लू में घुस गए। ये कह रहे हैं कि अभी भी टाइम है, कि अभी ये फाइनल नहीं है, तो आपका क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे क्या। हाँ, तो हमारी यही तो उम्मीद है, मगर लेकिन मैं फिर भी एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, गूंगी बहरी सरकार है, किसी की सुनती नहीं है, खुद की करती है। और इसमें एक शायर आपको कहना चाहता हूँ, मैं इनको दोष नहीं देता हूँ,
मैं अपने पीडीपी भाईजान को कहना चाहता हूं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। यहाँ पे कह रहे हैं अनीस साहब, इनायत साहब कह रहे हैं कि गूंगी बहरी सरकार है, किसी की नहीं सुनेगी। आपका क्या कहना है? जनाब ये तो सब लोगों को पता है, मुझे पूछने वाली बात है। आप सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछो ना, किसी की सुनते हैं? अभी देखो हमारे नौजवान सड़कों पे बैठे हैं, जल से जुलूस निकाल रहे हैं। कोई जब 2019 में एब्रिगेड 370 हुआ तो इन्होंने कहा कि हम 50,000 नौकरियां देंगे। वहाँ उस टाइम सत्यपाल मलिक जी उस टाइम गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी हुआ करते थे। उन्होंने तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया कि हम 370 को हमने ख़त्म किया, इसके साथ साथ हम 50,000 नौकरियां देंगे। आप अपने नौजवान भाइयों से पूछो ना कितनी नौकरियां मिली है। मैं अपने भाई से पूछना चाहूँगा, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, अजीज़ है, ये कहते हैं कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने ड्राफ्ट बना के दिया है, मैं भी डिलिमिटेशन कमीशन से मिला पहलगाम में, मैं आपको वो दूंगा, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ। मैं दूंगा कि अगर उसमें 1% अगर उसमें 1% किया होगा इन्होंने, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। मैं अपने भाई से पूछूंगा कि आप मुझे कह दीजिए कि शांगस का एक हिस्सा लारनू के साथ जोड़ा, कोई कनेक्टिविटी है? कोई कनेक्टिविटी है? रोड कनेक्टिविटी है? कोई शांगस को लारनू के साथ जोड़ा? कुकरनाग सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, एक हिस्सा लारनू में निकाला, एक हिस्सा डूरू में निकाला, और कर क्या रहे हैं ये लोग? मुझे कहने का मतलब यही है कि जो सरकारें होती है वो लोगों की सुनती है, वो लोगों के नौकर होते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा है, बीजेपी यहाँ पे तानाशाही करती है। हिटलर यहाँ पे हमारे हिटलर साहब बैठे हैं, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं बैठे, हिटलर साहब है, किसी के नहीं सुनते हैं। फार्मर्स लॉ लगाया, 800 हमारे फार्मर्स की डेथ हो गई, वो बेचारे चले गए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी कोई बयानबाजी की? यहाँ पे कौन मरता है कौन जीता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री को एक चीज़ से फर्क पड़ता है कि उसने कौन सा शाल आज लगाया, उसने कौन सी सदरी आज लगाई, उसने कौन सा कमीज शलवार लगाया, उस चीज़ से उसको फर्क पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर और भारत के जितने भी नौजवान हैं जो सड़कों पे आए, खासकर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो सड़कों पे आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे आवाज़ थी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो यहाँ पे था, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन हम ये आपके दावा कहते हैं आपके वसादत से कि हम इसको, इस जम्मू कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। हम अपना खून का एक एक कतरा बहाएंगे इस जम्मू कश्मीर के लिए। हिटलर बैठे हो कुर्सी पे, ये कह रहे हैं अनीस साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ये इनकी अपनी सोच है और गलत सोच है। हिटलर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत सारे सवालात भी थी। कहते ना कि मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, लगेगी आग तो आएंगे सब उसकी जद में, लगेगी आग तो आएंगे सब उसकी जद में। यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, क्योंकि कल जब मेरे हमसाए के मकान को आग लगेगी, यकीनन अगले दिन वो आग जो है मेरे मकान को भी अपनी लपेट में ले सकता है। इन सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की। अब जो डिलिमिटेशन ड्राफ्ट सामने आया है उस हवाले से इन्होंने अपनी राय जो रखी, अब इनका क्या अगला क्या प्रोग्राम होगा वो आने वाले दिनों में हम सबको पता चलेगा, क्योंकि 14 तारीख तक जो है ये कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट भी ये जा सकते हैं, जैसे कि कल हमने लीडरान से बात की। अब आने वाले दिनों में उस हवाले से क्या रिपोर्ट सामने आएंगे उसका हमें बेसब्री से इंतजार। इस वक्त वीके न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। इस वक्त जम्मू से मेरे साथी रईस वानी के साथ। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार श्रीनगर कश्मीर, जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबासी, मैं राजा बिलाल जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारिगार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।
देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल पेश करेंगे पत्रकारिता